हेलो एवरीवन। ये प्रेम्बल चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल। जो हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। मीन्स अगर किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है और अगर उसमें प्रेम्बल दिया हुआ है तो हम प्रेम्बल देख करके हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। क्योंकि प्रेम्बल एक तरह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी होती है, तो उसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। और एक तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस होता है वो प्रेम्बल में होता है। तो जो हमारी कंट्री का जो प्रेम्बल है, इंडिया का जो प्रेम्बल है, वो बेस्ड है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ले आया था। तो वो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे एक तरह से बोल सकते हैं कि वो बेस्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है। और ये जो प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोरो किया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो प्रेम्बल जो हमारे प्रेम्बल में ये दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ़िलॉसफी क्या है और जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, तो वो हम आसानी से जान सकते हैं अपने प्रियम्बल को पढ़ के कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिए हुए हैं और क्या फ़िलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, या क्या फंडामेंटल है, क्या उसका बेसिक है। तो हम इस प्रस्तावना को पढ़ के हम ये चीज़ समझ सकते हैं ईज़िली। और एक तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी थी उसका एक विज़न भी दर्शाता है कि मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनकी सोच क्या थी, वो क्या सोचते थे। तो उनकी जो सोच है उसकी एक तरह से ये समरी बोल सकते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उस टाइप उसकी ये एक समरी है, एक छोटा प्रारूप है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारे प्रियम्बल को बनाया गया था लास्ट में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तो उसके बाद प्रियम्बल को लास्ट में बनाया गया। और ये रिफ्लेक्ट करता है जो भी थिंकर्स थे जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे, तो उनकी थिंकिंग को ये रिफ्लेक्ट करता है। एंड जैसे कि आप देखते होंगे जो प्रियम्बल जैसे स्टार्ट हुआ है, तो वो स्टार्ट हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से मतलब ये है कि इसको जो पावर मिल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिल रही है, वो पावर मिल रही है भारत के लोगों से। जो इंडियन जो हैं, जो भारत में निवास कर रहे हैं, तो उन भारत के लोगों से पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और प्रेम्बल ये भी दर्शाता है कि हमारी जो कंट्री है वो सोवरेन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है, हमारे यहाँ राजतंत्र है। और ये दर्शाता है ऑब्जेक्टिव, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सबको एक ऑब्जेक्टिव देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मकसद है। और इजीली अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उसका एक प्रेम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है। मीन्स कि एक तरह से उसका पहचान पत्र है। हम इजीली अपने प्रेम्बल को अगर से पढ़ते हैं तो एक अंदाज़ा हम आमतौर पे लगा सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और प्रेम्बल कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। तो इट हेल्प द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट। एक आम आदमी भी प्रियम्बल को पढ़ के ये चीज़ समझ सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज़ के बारे में है, सिंपल लैंग्वेज में है, अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ विच इज़ टफ टू अंडरस्टैंड। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी भाषा है वो थोड़ी लॉ लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे तो उसमें ज़्यादातर जो लोग पीपल थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो लॉ फील्ड से या पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड थे। तो इसे एक लोग ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज, क्योंकि ज़्यादा
लॉ वर्ड का यूज़ किया गया, लॉ टाइप के जो थोड़ा टिपिकल वर्ड्स हैं वैसे उसका यूज़ किया गया। लेकिन जो प्रेम्बल है उसके जो वर्ड्स हैं वो इजी है, अंडरस्टूड है, उसको हम देख करके ये समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या बात करता है। तो ये प्रेम्बल को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब बात यह आती है कि क्या प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। उससे पहले एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जैसे दिया हुआ है लक्ष्मीकांत की बुक में कि एम हिदायतुल्ला ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो एम हिदायतुल्ला है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो वो ऐसे पहले चीफ जस्टिस हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। वी गिरी जी उस टाइम थे प्रेसिडेंट, उनके एक्सपायर होने के बाद टेम्प्रोरी तौर पे वो चीफ जस्टिस जो थे एम हिदायतुल्ला, तो उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं प्रियम्बल। इस पर देखिए बहुत केस लॉज मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए कि पार्ट है कि नहीं। तो पहले हम देखते हैं, अभी तो से ये पार्ट है, तो पहले के टाइम में ये डिस्कशन चलता था कि पार्ट है या नहीं है। अब तो अगर ऐसे देखा जाएगा तो इस टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंटीग्रल पार्ट है हमारा प्रियम्बल। पहले देखते हैं, पहले है बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आता है 1973 में केशवानंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। फिर आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन इसमें दो चीज़ नोट करने वाली है। पहला कि प्रियम्बल ना ही तो सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही कोई प्रोहिबिशन डालता है पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। मींस ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल से जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ बनाती है या जो पार्लियामेंट, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको प्रियम्बल से कोई पावर मिल रही है। न तो ही ये पावर देता है उनको, और न ही ये कोई एक तरह से न ही इनको कोई प्रोहिबिट करता है। तो न पावर दे रहा है, न ही प्रोहिबिट कर रहा है लेजिस्लेचर को। और ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। अब ऐसा नहीं है कि अगर प्रियम्बल से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर वो आपकी वॉयलेट होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। जैसे DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य केंद्रीय निदेशक तत्व भी बोलते हैं, तो वो जो है वो भी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो इसी तरह जो हमारा प्रियम्बल है वो भी नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, लेकिन जो हमारा प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है। अब देखते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल मीन्स कि क्या क्या अभी तक चेंजेस हुए हैं। तो अभी तक केवल एक ही चेंज हुआ है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही केवल एक बार संशोधन किया गया है प्रियम्बल में, जिसमें 3 नए वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 नए वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। तो जब प्रियम्बल लिखा गया था स्टार्टिंग में, तो उसमें ये तीनों वर्ड्स नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स प्रियम्बल में नहीं थे। ये इन तीनों वर्ड्स को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में हुआ था। और अगर देखिए प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है, तो अगर वो भाग है तो इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 368 का यूज़ करके, देखिए आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की जो पावर है वो पार्लियामेंट को कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आर्टिकल 368 से। लेकिन कंडीशन ये है कि आप कोई भी चेंज कर रहे हो, अगर पार्लियामेंट कोई भी चेंज करती है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरह सेम जो हमारा प्रियम्बल है, तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो 368 आर्टिकल का पावर यूज़ करके वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है, प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन जो उसका मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रियम्बल का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड
ऑन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है, जो बेसिक एलिमेंट्स है प्रियम्बल पे, उस पे ये बेस्ड है। तो प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस, केवल एक बार अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। देखिए उसके बाद आता है आर्टिकल 394। ये कहता है कि जो भी आर्टिकल्स हैं जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 एंड आर्टिकल 394, तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो ये सारे आर्टिकल्स तभी फोर्स में आ गए थे, लेकिन बाकी जो प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए। और ये जो बाकी आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 एंड 394, तो ये कब फोर्स में आए थे, तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये तभी फोर्स में आ गए थे। लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस हैं, इन आर्टिकल्स को छोड़ दिया जाए तो वो सारे प्रोविजंस कब फोर्स में आए, वो फोर्स में आए 26 जनवरी 1950 को। जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों का जो प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है, ये अडॉप्ट किया गया है फ्रेंच मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, बेरुबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था। तो पार्टीशन के टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो रहा था, तो ये तय किया गया कि हम पार्टीशन उनसे करवाएंगे जो इंडिया में अभी तक नहीं आए हैं, जो अभी तक कभी इंडिया विज़िट न किए हों, वो यहाँ के बारे में, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कोई जानकारी ना हो उनको, तो उनसे हम करवाएंगे। तो इस टास्क को असाइन किया गया, सर रेडक्लिफ को दिया गया कि आप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसीलिए उस लाइन को रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच थाना का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक, एंड द बाउंड्री ऑफ सच थाना वुड गोइंग टू बी द अल्टीमेट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये डिसाइड किया गया कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितने भी थाने आएंगे वो थाने ऐसे मिला करके एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी जाएगी। तो देयर वॉज अ थाना जिसका नाम था बेरुबारी इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो रेडक्लिफ अवॉर्डेड इट टू इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट मेंशन्ड इन द रिटन टेक्स्ट ऑफ द अवार्ड। दिस गेव अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान टू क्लेम ऑन बेरुबारी। तो क्या होता है कि जब डिवीज़न होता है तो बेरुबारी न तो इंडिया में जाता है न तो पाकिस्तान में जाता है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ये क्लेम करने लगता है कि बेरुबारी जो है वो हमारा रीजन है और हमारे मैप में आता है। उसके बाद जो बेरुबारी की जो टेरिटरी थी उसको डिवाइड कर दिया गया इक्वली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसमें जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ से राज़ी नहीं थी, वो उसके अगेंस्ट थी। उसके बावजूद भी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेरुबारी की टेरिटरी का जो है डिवीज़न किया गया। तो आफ्टर क्रिटिसिज्म यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिफर मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए इस केस का नाम है बेरुबारी यूनियन केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि आर्टिकल 3C है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू डिमिनिश स्टेट टेरिटरी, बट डजेंट गिव पावर टू सीड। किसी भी टेरिटरी को सीड करने की पावर नहीं देता है, बल्कि वो उसको केवल डिमिनिश कर सकते हैं, सीड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक समझ वाली चीज़ ये है कि जैसे आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर हम कोई भी चेंज अगर करते हैं तो वो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आप जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस करते हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट में नहीं आएगा। मीन्स सिंपल ये समझिए कि अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर हम कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 4 के अंदर में वो अमेंडमेंट में नहीं आएगा। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, तो ऐसा नहीं है कि हमको उसमें चेंजेस करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़े कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो वो नॉर्मली सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। उसके लिए जैसे अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है, तो यहाँ कोई स्पेशल मेजॉरिटी ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी से हम चेंज कर सकते हैं और वो अमेंडमेंट में नहीं आएगा। उसको नॉर्मली एज ए कोई लॉ पास करके या कोई भी बिल पास करके उसको हम नॉर्मली कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अमेंडमेंट में ही आए। तो सुप्रीम कोर्ट
सेट आर्टिकल 3C गिव पार्लियामेंट अ पावर टू डिमिनिश स्टेट टेरिटरी बट डजेंट गिव पावर टू सीट mere existing power under आर्टिकल 3 इज़ नॉट सफिशियंट। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि आर्टिकल 3 की जो पावर है वो सफिशियंट यहाँ नहीं है। पार्लियामेंट हैज़ टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट, पार्लियामेंट को क्या करना होगा, एक अमेंडमेंट लाना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में यूजिंग पावर एंड प्रोसीजर मेंशन इन आर्टिकल 368। तो जो आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो प्रोसीजर का यूज़ करके आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इट शुड बी नोटेड दैट द अमेंडमेंट यूजिंग आर्टिकल 3 कैन बी डन बाय एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। तो आर्टिकल 3 का यूज़ करके जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो नॉर्मली ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के द्वारा किया जा सकता है इन द पार्लियामेंट। बट जो भी हम 368 के अंदर में जो भी हम चेंजेस करते हैं, अगर 368 पावर का यूज़ करके पार्लियामेंट को चेंज करती है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा और वो अमेंडमेंट में आएगा। लेकिन आर्टिकल 3 में अगर यूज़ करके कोई चेंज करते हैं तो वो अमेंडमेंट में नहीं आएगा, वो अमेंडमेंट में नहीं आएगा। और 368 का अगर यूज़ करते हैं तो अमेंडमेंट में आएगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो उसके बाद ही ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया जाता है इसी चीज़ को लेकर के।